नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज की इस खास बातचीत में। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारे खेतों से थाली तक पहुंचने से पहले ही ढेर सारा खाना बर्बाद हो जाता है। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल कम उम्र के लोगों में भी दिल की परेशानियां क्यों घर कर रही हैं। हाँ, ये बहुत बढ़ रहा है आजकल। और हाँ, ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे नई तकनीकें हमारी अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर क्या असर डाल रही हैं। मकसद सीधा सा है, इन उलझे हुए लगने वाले मुद्दों को सुलझाना, इनके आपसी कनेक्शन को समझना और कुछ काम की बातें जानना। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प खोजबीन। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की बर्बादी की। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि दुनिया भर में जितना खाना उगता है ना, हाँ। उसका करीब 1/3 तो भाई बर्बाद हो जाता है, या तो खो जाता है या बर्बाद। 29 सितंबर का दिन इसी मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए खास तौर पे मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ मतलब दो अलग अलग चीजें हैं समझने वाली। अच्छा। एक है फूड लॉस और दूसरा फूड वेस्ट। हम अक्सर दोनों को मिला देते हैं। हाँ, ये होता है। फूड लॉस होता है खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के सफर में होने वाला नुकसान। ओके। जैसे फसल कटाई के बाद ठीक से स्टोर न हो पाना, ट्रांसपोर्ट में खराब हो जाना, हाँ, रास्ते में, या मंडी में बिकने से पहले ही सड़ जाना, ये हुआ फूड लॉस। ठीक है। दूसरी तरफ फूड वेस्ट होता है दुकान पर या फिर हमारे आपके घरों में। अच्छा, मतलब रिटेलर या हमारे लेवल पर। हाँ, जैसे सुपरमार्केट का वो हल्का सा दबावा सेब फेंक देना जिसे कोई खरीदेगा नहीं, या प्लेट में खाना छोड़ देना, या घर में खाना ज्यादा बनाकर फेंक देना। तो आज हम खास तौर पर फूड लॉस यानी खेत से बाजार वाले नुकसान पर बात करेंगे। और भारत में तो ये फूड लॉस एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने कहीं पढ़ा था, एक अंदाजे के मुताबिक इस वजह से देश को हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1.5 लाख करोड़? हाँ, सोचिए, इतने पैसे से तो न जाने कितने वर्ल्ड क्लास अस्पताल या शिक्षा संस्थान खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। फलों और सब्जियों का तो 10 से 15% हिस्सा कहते हैं रास्ते में ही दम तोड़ देता है। हम बिल्कुल। और चावल गेहूं जैसी जो हमारी मुख्य फसलें हैं, उनका भी करीब 4-5% नुकसान होता है। 4-5% सुनने में शायद कम लगे। हाँ, लगता तो है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहाँ करोड़ों टन अनाज पैदा होता है, ये कुछ परसेंट भी लाखों टन बन जाता है। सही बात है। और ये सिर्फ अनाज का नुकसान नहीं है, ये उस पानी, बिजली, खाद और किसान की मेहनत, उसकी पूरी लागत का भी नुकसान है जो उसे उगाने में लगी थी। सही कहा। और पर्यावरण पर जो असर पड़ता है वो तो और भी चिंताजनक है। बिल्कुल। जब ये बर्बाद हुआ खाना लैंडफिल में जाकर सड़ता है तो इससे मीथेन गैस निकलती है। हाँ, मीथेन। मीथेन एक बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा गर्मी पैदा करने वाली। अच्छा। एक बहुत मशहूर तुलना है कि अगर खाने की बर्बादी को एक देश मान लिया जाए तो वो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला देश होगा। तीसरा? कमाल है। चावल जैसी फसलों का नुकसान तो समझे डबल झटका है। उन्हें उगाने में वैसे ही खेतों में पानी भरे रहने से मीथेन ज्यादा निकलती है। हाँ, वो पैडी फील्ड्स वाली बात। बिल्कुल। और फिर अगर वो बर्बाद हो जाए तो वो उत्सर्जन बेकार गया। इसी तरह मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत संसाधन लगते हैं, पानी, चारा वगैरह, तो उनकी बर्बादी का पर्यावरण पर बोझ और भी ज्यादा होता है। ये भी एक दिलचस्प बात सामने आई है कि भारत जैसे विकासशील देशों में फूड लॉस यानी खेत से बाजार वाला नुकसान ज्यादा होता है। हाँ। शायद इसकी वजह स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के बेहतर साधनों की कमी है, जबकि पश्चिमी देशों में फूड वेस्ट यानी दुकान और घरों में होने वाली बर्बादी ज्यादा होती है। हो सकता है वहाँ के कंज्यूमर कल्चर या इस्तेमाल करो और फेंको वाली आदत का असर हो। हाँ, ये फर्क जरूर है। वहाँ शायद सुपरमार्केट स्टैंडर्ड्स या फिर लोगों की खरीदने की आदतें, वजह अलग है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस फूड लॉस को कम करने के तरीके मौजूद हैं और उन पर काम भी हो रहा है। जैसे कि क्या किया जा सकता है? देखिए, कई स्तर पर काम हो सकता है। पहला तो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोल्ड स्टोरेज की पूरी चेन बनाना। चेन? हाँ, खेत के पास छोटा कोल्ड स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्ट के दौरान ठंडी गाड़ियां, मतलब रेफ्रिजरेटेड वैन, और फिर मंडियों या दुकानों तक ठंडी जगह। खासकर फल, सब्जी, दूध, मीट जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। सही है। सरकारें भी इसमें मदद कर रही हैं, नई योजनाएं ला रही हैं। लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज और ठंडी गाड़ियां तो शायद बड़ी कंपनियों या बड़े किसानों के लिए ही मुमकिन हो पाती होंगी। छोटे किसान इनका फायदा कैसे उठा पाएंगे, ये एक सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है।
इसीलिए दूसरा समाधान है टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल। अच्छा, टेक्नोलॉजी कैसे? इसमें ऐसी तकनीकें शामिल हैं जो छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद हो, जैसे सोलर पावर से चलने वाले छोटे पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज, ताकि जहां बिजली नहीं वहां भी काम चल जाए। हाँ, ये तो अच्छा है। या फिर बहुत कम लागत वाले कूलिंग चैम्बर, अनाज के लिए नमी से बचाने वाले आधुनिक भंडार, जिन्हें साइलोज कहते हैं। साइलोज, हाँ। और अब तो डिजिटल दुनिया भी मदद कर रही है, जैसे IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले सेंसर्स। वो क्या करते हैं? ये छोटे डिवाइस ट्रक में रखे फल सब्जी का तापमान लगातार मॉनिटर करके जानकारी भेजते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आजकल स्मार्ट घड़ियां हमारी हेल्थ ट्रैक करती हैं। अरे वाह! AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है कि किस इलाके में कितनी मांग होगी, ताकि सप्लाई उतनी ही भेजी जाए, ज्यादा नहीं। डिमांड फोरकास्टिंग जैसा? बिल्कुल। कुछ संस्थाओं ने तो किसानों के लिए खास ऐप भी बनाए हैं जो फूड लॉस ट्रैक करने में मदद करते हैं। अच्छा, यानी टेक्नोलॉजी छोटे स्तर पर भी काफी मददगार हो सकती है। और कोई तरीका? तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपनाना। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब अगर खाना बच गया है या थोड़ा खराब हो गया है तो उसे कूड़े में फेंकने की बजाय उसका कोई और इस्तेमाल करना, उसे वेस्ट न समझकर रिसोर्स समझना। जैसे? जो खाना अभी भी खाने लायक है उसे फूड बैंक या कम्युनिटी किचन के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, ये तो कई जगह होता है। जो खराब हो गया है उससे बढ़िया खाद बन सकती है, कंपोस्टिंग। उससे बायोगैस बनाकर बिजली या कुकिंग गैस पैदा की जा सकती है। बायोगैस भी? अच्छा। या फिर उसे जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद ये है कि कुछ भी बर्बाद ना हो, लूप बंद हो जाए। वाह, तो समाधान तो कई हैं। मतलब ये हम सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है, सरकार की नीतियां बनाने में, कंपनियों की नई तकनीक अपनाने में, और हम सबकी भी अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाने में। जैसा कि कहीं पढ़ा था, एक खाली प्लेट का मतलब हमेशा ये होना चाहिए कि किसी ने पेट भर खाना खाया है, न कि वो खाना कूड़ेदान में गया है। बिल्कुल सही कहा। खाने की बर्बादी से हमने देखा कैसे देश के संसाधन व्यर्थ जाते हैं। अब बात करते हैं एक और तरह के नुकसान की, जो सीधे हमारी सबसे कीमती दौलत, हमारी सेहत और खासकर हमारे युवाओं की सेहत से जुड़ा है। ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि भारत, जिसे हम युवाओं का देश कहते हैं, वहाँ 20, 30, 40 साल के लोगों में भी दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा। कभी खबर आती है कोई जिम में कसरत करते हुए गिर पड़ा, कोई खेलते हुए। ये बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले ये बीमारियां बुढ़ापे की निशानी मानी जाती थी। बिल्कुल, ये ट्रेंड बहुत चिंताजनक है और इसका बड़ा कारण अब सिर्फ जेनेटिक्स यानी खानदान में बीमारी का इतिहास होना नहीं रह गया है। तो फिर क्या है? अब हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा विलन बनकर उभरा है। एक डॉक्टर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था कि जेनेटिक्स एक भरी हुई बंदूक की तरह हो सकती है। अच्छा। लेकिन लाइफस्टाइल वो उंगली है जो ट्रिगर दबाती है। वाह, क्या बात कही। मतलब अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी रही भी हो तो खराब लाइफस्टाइल उसे बहुत जल्दी कम उम्र में ही सामने ला सकती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, जेनेटिक्स और खराब लाइफस्टाइल, तो उसका असर बहुत घातक होता है, जिसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट? हाँ, कुछ अस्पतालों के आंकड़े तो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में जितने हार्ट अटैक हुए उनमें से लगभग आधे, मतलब करीब 50%, 40 साल से कम उम्र के लोगों को हुए। आधे? ये तो वाकई डराने वाला आंकड़ा है। तो ये लाइफस्टाइल के कौन से दुश्मन हैं जो हमारे युवाओं के दिल पर हमला कर रहे हैं? क्या चीजें हैं ये? लिस्ट लंबी है और शायद हम सब कहीं ना कहीं खुद को इससे जोड़ पाएंगे। पहला तो है जबरदस्त तनाव, करियर का प्रेशर, पढ़ाई का बोझ, हर वक्त कंपटीशन में आगे रहने की होड़। ये स्ट्रेस सीधा दिल पर असर डालता है। बिल्कुल। दूसरा, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। कई बार दोस्तों के दबाव में या कूल दिखने के चक्कर में युवा इन आदतों का शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये प्योर प्रेशर। फिर नींद की भयानक कमी, देर रात तक मोबाइल पर लगे रहना, घंटों वेब सीरीज देखना, शरीर को आराम ही नहीं मिल पाता। इसका सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है। चौथा, एक जगह जमे रहना, घंटों ऑफिस में कुर्सी पर बैठना, फिजिकल एक्टिविटी का लगभग शून्य हो जाना। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक है। आजकल वर्क फ्रॉम होम में तो और बढ़ गया है ये। हाँ बिल्कुल। और पांचवा, खान पान में गड़बड़ी, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। घर पर भी फटाफट कुछ अनहेल्दी बना लिया या ऑर्डर कर लिया। हम अक्सर वो खाते हैं जो आसान है, ना कि वो जो सेहतमंद है। हाँ, ये नींद वाली बात तो बिल्कुल सच लगती है। मेरे ही कितने दोस्त हैं
जो रात 2-3 बजे तक फोन पर लगे रहते हैं और सुबह थके हारे उठते हैं। लगता ही नहीं कि इसका इतना गहरा असर हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर जो चेतावनी देता है उसे नजरअंदाज ना किया जाए। अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को कुछ और समझकर टाल देते हैं। जैसे किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? जैसे एक्सरसाइज करते वक्त या सीढ़ियां चढ़ते वक्त छाती में भारीपन या दर्द होना, जिसे अक्सर लोग गैस बन गई होगी कहकर टाल देते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। बिना किसी वजह के अचानक ठंडा पसीना आना, भले ही एसी चल रहा हो, थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूल जाना, लगातार थकान बनी रहना, ऐसा लगना कि रोज के काम करने की भी हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये बहुत जरूरी संकेत हो सकते हैं। इन्हें मामूली समझकर या मसल पेन मानकर इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। और ये है कि अब हमारे पास बहुत एडवांस्ड तरीके मौजूद हैं जिनसे दिल की धमनियों में छुपी समस्या को बहुत शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है। अच्छा। जैसे 2 टेस्ट खास तौर पर बहुत कारगर हैं। एक है कार्डियक कैल्शियम स्कोरिंग। ये एक खास तरह का सीटी स्कैन होता है जो बताता है कि दिल की नसों यानी आर्टरीज में कैल्शियम कितना जमा हुआ है। कैल्शियम? हाँ, प्लाक में कैल्शियम होता है। जितना ज्यादा कैल्शियम उतना ज्यादा ब्लॉकेज का खतरा। दूसरा टेस्ट है सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राम। ये दिल की नसों की एक तरह से 3D तस्वीर बना देता है, जिससे डॉक्टर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज है या नहीं, और है तो कितना बड़ा है। ये तो कमाल है, मतलब अंदर झांक सकते हैं। बिल्कुल। इन टेस्ट के मदद से बीमारी को गंभीर होने से बहुत पहले पकड़ा जा सकता है और सही इलाज वक्त पर शुरू हो सकता है। ये तो बहुत राहत की बात है कि ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो फिर समाधान क्या है? कैसे बचाएं अपने युवाओं के दिलों को? समाधान के लिए हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर। सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। रोज कम से कम 7-8 घंटे की सुकून भरी नींद, हफ्ते में 150 मिनट यानी रोज लगभग 30-40 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज, चलना, दौड़ना, योग, जो भी पसंद हो। एक्टिव रहना मतलब? हाँ, और हाँ, 30 की उम्र के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप, सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं बल्कि डॉक्टर से सलाह लेकर ये एडवांस इमेजिंग टेस्ट भी करवाने के बारे में सोचना चाहिए। सही है, प्रिवेंटिव चेकअप। दूसरा है सरकारी स्तर पर। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो दिल की बीमारियों जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs की रोकथाम में मदद करें। जैसे पब्लिक पार्कों को बेहतर बनाना, स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन पे जोर देना, साथ ही इलाज को सस्ता और आम आदमी की पहुंच में लाना भी जरूरी है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। बिल्कुल। और तीसरा है सामाजिक स्तर पर। हमें आपस में इन लक्षणों के बारे में और बचाव के तरीकों के बारे में ज्यादा बात करनी होगी। जागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग संकेतों को पहचाने और बिना झिझक डॉक्टर के पास जाएं, शर्माएं नहीं। बिल्कुल सही। आखिर हमारे युवा ही तो देश की असली पूंजी हैं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। हाँ। अगर यही पीढ़ी बीमार पड़ने लगेगी तो देश की तरक्की का क्या होगा? इनके दिलों को सेहतमंद रखना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, मुझे लगता है। बिल्कुल है। हमने सेहत से जुड़ी चुनौतियों की बात की, जिसमें बदलती जीवन शैली एक बड़ा कारण है। अब देखते हैं एक और बड़ा बदलाव जो हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था को गहराई से बदल रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। हाँ, AI तो आजकल हर जगह है। हर जगह AI तरक्की तो ला रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इस तरक्की का फायदा किसे मिल रहा है। हाल ही में AI के एक जानी मानी एक्सपर्ट ने कहा कि AI शायद कुछ लोगों को तो बेतहाशा अमीर बना देगा, पर बाकी सबको और गरीब कर सकता है। ये बात इतिहास की एक पुरानी स्थिति की याद दिलाती है, जिसे कुछ लोग एंजल्स पॉज कहते हैं। ये क्या है एंजल्स पॉज? हाँ, एंजल्स पॉज। ये शब्द दरअसल 19वीं सदी के ब्रिटेन से जुड़ा है, जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, उस वक्त नई नई मशीनें, भाग के इंजन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने से देश का उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी तो आसमान छू रही थी। ब्रिटेन दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस बढ़ती हुई दौलत का फायदा आम मजदूर तक नहीं पहुंच रहा था। उसकी सैलरी या तो बढ़ नहीं रही थी या इतनी कम बढ़ रही थी कि बढ़ती महंगाई के सामने बेकार थी। उसका जीवन स्तर जस का तस था। अच्छा, मतलब देश अमीर हो रहा था पर लोग नहीं। बिल्कुल, देश अमीर हो रहा था पर देश के लोग नहीं। फ्रेडरिक एंजल्स नाम के एक विचारक थे। उन्होंने उस दौर की इस कड़वी सच्चाई को सामने रखा था। इसीलिए इसे एंजल्स पॉज कहते हैं। पॉज मतलब एक ठहराव, मजदूरों की हालत में ठहराव। समझा। तो आज सवाल यही है कि क्या AI के इस दौर में हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी की रफ्तार तो तेज है, पर क्या उसका फायदा भी सब तक पहुंच रहा है?
या फिर एक ठहराव आ गया है आम आदमी की कमाई में? कुछ उदाहरण तो इसी तरफ इशारा करते लगते हैं। जैसे आपने बताया प्रोडक्टिविटी बढ़ी पर सैलरी नहीं। इसका कोई ताजा उदाहरण है एआई के जमाने का? बिल्कुल। एक स्टडी में फिलीपींस के कॉल सेंटर्स का जिक्र है। वहां जब कर्मचारियों ने एआई टूल्स जैसे चैटबॉट्स या लिखने में मदद करने वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने शुरू किए तो उनका काम करने की रफ्तार 30 से 50% तक बढ़ गई। अरे वाह। हाँ, मतलब काम ज्यादा एफिशिएंट हो गया, लेकिन उनकी तनख्वाह वो वहीं की वहीं रही। सारा फायदा कंपनी को मिला। ये तो ठीक नहीं। इसी तरह कुछ बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया, ये कहकर कि अब उनका फोकस एआई पर रहेगा। यहाँ तक कि भारत में भी अब परीक्षाओं की कॉपियां जांचने जैसे कामों में एआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है, जिससे उन हजारों लोगों की पार्ट टाइम आमदनी पर असर पड़ सकता है जो ये काम करते थे। अच्छा, ये कॉपी चेक करने वाला काम भी? हाँ, तो पैटर्न साफ है। एआई काम तो करवा रहा है, पर उसका आर्थिक लाभ शायद नीचे तक नहीं पहुंच रहा। ये तो चिंता की बात है। और दूसरा पॉइंट आपने कहा कि जरूरी चीजें महंगी हो रही हैं। ये कैसे? हाँ, इसे ऐसे समझें। एआई को चलाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ताकतवर कंप्यूटर, ढेर सारा डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चाहिए, और ये सब बहुत महंगा है। सही बात है। दूसरी तरफ हम जैसे आम कर्मचारियों को इस एआई के जमाने में टिके रहने के लिए क्या करना पड़ रहा है? हमें नई स्किल सीखनी पड़ रही हैं। कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई डेटा एनालिसिस, कोई नए सॉफ्टवेयर पर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है। हाँ, अब स्किलिंग करनी पड़ रही है। बिल्कुल। इन सब पर अच्छा खासा पैसा और वक्त खर्च होता है। तो अगर किसी की सैलरी थोड़ी बढ़ती भी है तो उसका बड़ा हिस्सा इन नई चीजों को सीखने या इस्तेमाल करने में चला जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा औद्योगिक क्रांति के टाइम पे हुआ था। मजदूर की दिहाड़ी थोड़ी बढ़ी तो खाने पीने का सामान महंगा हो गया। मतलब नेट फायदा कुछ खास नहीं हुआ। यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी महंगी, दूसरी तरफ खुद को अपडेट रखने का खर्चा भी। वाह। और फायदों के बंटवारे का क्या? ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर? मान 2030 तक एआई दुनिया की इकोनॉमी में करीब $16 ट्रिलियन जोड़ सकता है। 16 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन डर यह है कि इसका शेयर का हिस्सा सिर्फ 2-4 देशों, खासकर अमेरिका और चीन, और वहाँ की मुट्ठी भर बड़ी टेक कंपनियों की जेब में जाएगा। क्योंकि वही बना रहे हैं एआई। हाँ, क्योंकि ज्यादातर पावरफुल एआई मॉडल्स वहीं बन रहे हैं। भारत जैसे देशों में हम एआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल तो बहुत कर रहे हैं, फोन में, एप्स में, ऑफिस में, लेकिन उन्हें बनाने में हम अभी थोड़े पीछे हैं। तो फायदा बहुत असमान तरीके से बंटने का खतरा साफ दिख रहा है। और नौकरियों पर असर की बात तो हम सुन ही रहे हैं लगातार। हाँ, और ये अब सिर्फ फैक्ट्री या कॉल सेंटर तक सीमित नहीं है। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है, डायग्नोसिस में। चीन में तो एक पूरा एआई संचालित हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। पूरा हॉस्पिटल एआई चलाएगा? हाँ, ऐसी खबरें हैं। शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने से लेकर एडमिशन तक में एआई आ गया है। फाइनेंस में लोन अप्रूव करने से लेकर स्टॉक मार्केट तक। यहाँ तक कि रोमानिया जैसे एक देश ने तो मजाक में ही सही एआई को मंत्री जैसा पद दे दिया। सच में? हाँ, ये सब दिखाता है कि बदलाव कितना गहरा और व्यापक है। कई तरह की नौकरियां खत्म होंगी, कई का रूप बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर ये एंजल्स पॉज वाली स्थिति बन रही है या बन सकती है, तो सरकारें या समाज क्या कर सकता है इसे रोकने के लिए, या कम से कम इसके असर को कम करने के लिए? कुछ रास्ते हैं? हाँ, कुछ रास्ते सुझाए जा रहे हैं जिन पर दुनिया भर में बहस चल रही है। क्या है वो? पहला, लोगों को नई स्किल सिखाना। ये सबसे जरूरी है। सरकारें बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चला सकती हैं ताकि लोग एआई के साथ काम करने वाली स्किल सीख सकें, या वो स्किल सीख सकें जो एआई नहीं कर सकता। जैसे सिंगापुर में सरकार हर नागरिक को कुछ स्किल क्रेडिट देती है। अच्छा। जिसका इस्तेमाल वो अपनी पसंद का कोर्स करने में कर सकता है। अबू धाबी में दुनिया की पहली खास एआई यूनिवर्सिटी खुली है। हमें भी ऐसे ही कदम उठाने होंगे। एजुकेशन और ट्रेनिंग पर फोकस। बिल्कुल। दूसरा, एआई से होने वाले मुनाफे का बंटवारा। एक आइडिया है कि जो कंपनियां एआई या रोबोट का इस्तेमाल करके बहुत मुनाफा कमा रही हैं, उन पर एक खास रोबोट टैक्स लगाया जाए। रोबोट टैक्स, ये दिलचस्प है। हाँ, इस टैक्स से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है जिनकी नौकरियां गई हैं। शायद इससे यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसी स्कीम को फंड किया जा सके, जिसमें हर नागरिक को एक न्यूनतम आमदनी दी जाती है। यूबीआई, हाँ, इस पर भी काफी बात होती है। तीसरा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक गुड बनाना। कोशिश ये होनी चाहिए कि एआई की ताकत जैसे बड़े बड़े एआई मॉडल्स सिर्फ कुछ कंपनियों की मिल्कियत ना बनकर रह जाएं।
जैसे इंटरनेट आज सबके लिए खुला है, वैसे ही एआई के बुनियादी ढांचे को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों और छोटे बिजनेस के लिए उपलब्ध कराना होगा। ओपन सोर्स जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इसके लिए कुछ लोग पब्लिक ओपन एआई मॉडल्स बनाने की वकालत कर रहे हैं, यानी ऐसे एआई सिस्टम जो सबके लिए खुले हों, जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सके। तो ये सच में एक बड़ी पहेली है। एआई में हमारी जिंदगी बेहतर बनाने की अपार क्षमता है, लेकिन साथ ही ये समाज में खाई को और गहरा करने का खतरा भी लिए हुए है। हमें बहुत सोच समझकर रास्ता चुनना होगा कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, संतुलन साधना होगा। तो आज हमने 3 बहुत अहम और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े मुद्दों पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे खेत से थाली तक के सफर में खाने की बर्बादी ना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाती है, बल्कि मीथेन जैसी गैसों के जरिए हमारे पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा बनती है। हाँ। फिर हमने युवाओं में बढ़ती दिल की बीमारियों की चिंताजनक तस्वीर देखी और समझा कि कैसे बदली हुई जीवन शैली इसके पीछे है और वक्त पर जांच बचाव कितना जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में हमने एआई की दुनिया में गोता लगाया, ये समझा कि कैसे ये हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा सकता है, पर क्या इसका फायदा सब तक पहुंचेगा, या ये एक नई तरह की असमानता, जिसे एंजल्स पॉज कहा गया, पैदा कर सकता है। ये तीनों बातें दिखाती हैं कि हमारे जीने का तरीका, हमारी सेहत, हमारी तकनीक और हमारा पर्यावरण सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, मुझे लगता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया सिमट रही है और जीवन शैली भाग दौड़ भरी होती जा रही है, हमें रुककर ये सोचना होगा कि आखिर तरक्की या प्रोग्रेस का असली मतलब क्या है। सही बात। क्या ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़े हैं, फैक्ट्रियों का धुआं है या तेज रफ्तार इंटरनेट है, या फिर इसमें हर इंसान की अच्छी सेहत, उसके लिए बराबर मौके और एक साफ सुथरा पर्यावरण भी शामिल है। शायद आने वाले वक्त में ये सवाल और भी ज्यादा मायने रखेगा। बहुत खूब कहा। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा। इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगी कुछ और नए विषयों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।